लगता है अभी भी नींद में ही हूँ मैं। सर को बोलो चेंज करें। इतना सुबह सुबह कौन क्लास लाता है यार तुम लोग। थोड़ा 12 1 2 बज जाए तब आया करो, ये ताकि हम नींद से निकल पाए। मैं और भी अच्छा पढ़ा सकता हूँ, अभी तो नींद में हूँ मैं। क्या गुप्ता, कहाँ थी कल परसों? घर में। तो इससे पहले क्या पढ़ाया था? तो फिर चलो कल क्या पढ़े थे अपन? हाँ, लेटर वैदिक एज। ठीक है, मतलब उत्तर वैदिक काल। आपके पास एक्सेस है ऑनलाइन का? यार ऐसे क्लास छोड़ोगे तो क्या ही समझ में आएगा। इसमें क्या क्या हो गया था? ज्योग्राफी बता दिया था, पॉलिटी हो गया था, इकोनॉमी भी हो गया था। ठीक है, मतलब सोसाइटी बचा है। ठीक है, और इसके अलावा रिलीजन बचा है ना? देख लो। ज्योग्राफी में थोड़ा सा ये और नीचे वाले पार्ट में आना शुरू कर दिए थे। ठीक है, गंगा नदी के फर्टाइल एरिया में आना शुरू किए, यहाँ पे बसना शुरू कर दिए थे। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था इस टाइम पीरियड तक। क्यों? क्योंकि लोहे की खोज हो गई थी, आयरन मिल चुका था। ठीक है, कब मिला था? लगभग 1000 BC के आसपास। क्लियर है? चलिए, उसके बाद इसमें हमें 2 3 नदियों के बारे में और मेंशन मिला है, जैसे गंडक, नर्मदा, गंगा, यमुना। ठीक है, इन नदियों के बारे में मेंशन है। उसके बाद हम पॉलिटी देखे थे। पॉलिटी जो पहले राजा, सभा, समिति, विधत, ये 4 पार्ट में डिवाइड था, अब वो चेंज हो चुका है। राजा और इंपॉर्टेंट हो चुका है, विधत पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, सभा और समिति अपनी रिलेवेंस खत्म कर चुके हैं, मतलब अपनी जो उनकी महत्ता थी वो खत्म हो चुकी है, कम हो चुकी है। क्लियर है? इसके अलावा सभा से औरतों को निकाल दिया गया है। मतलब हमने ये देखा कि पहले वाले वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल आते तक महिलाओं की स्थिति अब बिगड़ना शुरू हो चुकी है। क्लियर है? उसके बाद हमने इसमें ये देखा कि क्षत्रिय और ब्राह्मण की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ी है। जैसा मैंने पहले ही बोला, राजा की स्थिति बढ़ी है, तो राजा के साथ साथ ब्राह्मण या पृष्ठ की स्थिति भी बहुत ज्यादा सुधरी है। अब जो भी यहाँ पे कार्य होता था वो ब्राह्मण के कहने पे और उनसे ही होता था। क्लियर है? जैसे हमने कल 2 3 यज्ञ के बारे में देखा था। ठीक है, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ एंड अश्वमेध यज्ञ। क्या होता था? एक में पहले हम राज्यभिषेक करते थे। राजसूया में पहले राजा का राज्यभिषेक किए, उसके बाद प्रजा को खिलाने पिलाने या फिर उनको स्पोर्ट्स मनोरंजन का साधन। ठीक है, उसके बाद अश्वमेध यज्ञ में हम अपनी टेरिटरी यानी कि भूभाग को देखते थे कि हमारी भूभाग कितनी ज़्यादा है। क्लियर है? घोड़े को छोड़ते थे, जोखिम घोड़े को, और वो जहाँ तक घूमता था वापस आता था तो घोड़े को मार के राजा द्वारा उससे अपनी टेरिटरी ले ली जाती थी, साथ में उसकी बलि दे दी जाती थी। इसके साथ ही 21 बांझ गाय और 200 सांड को भी मतलब बलि देते थे साथ में। क्लियर है? इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी अभी पशुपालन से हटके अब खेती हो चुका है। अब यहाँ पे हम जनपद की बात करते हैं। जन मतलब लोग, पद मतलब पैर का चिन्ह। तो जनपद से अपनी टेरिटरी यानी कि अपनी भूभाग डिसाइड करते थे। क्लियर है? उसके बाद हमने देखा कि लैंड यहाँ पे भूमि बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, जिसको वैदिक काल में राष्ट्र के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, राष्ट्र वर्ड मेंशन था। इकोनॉमी में अभी भी टैक्सेशन की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। टैक्सेशन में के रूप में वही भाग और बलि अभी भी चल रहा था। क्लियर है? तो ये हमने इकोनॉमी तक कर लिया था। ओके, तो आज अपन सोसाइटी देखेंगे और रिलीजन देखेंगे। टॉपिक डालो। सामाजिक स्थिति, सोसाइटी ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज, LVA। वेलकम। टाइम पे आ गए आज। चलो शुरू करें। तो देखो, हमने इससे पहले में ये पढ़ा था कि सभा और समिति की जो महत्ता थी वो कम हो चुकी थी। यहाँ आते आते वो पूरी खत्म, सोसाइटी में पूरी तरीके से
खत्म हो चुका था, मतलब न सभा था, न समिति था, न विधत था, ठीक है। लेकिन अभी भी वुमेन जो थे वो शैक्षिक डिबेट किया करते थे। लोक मुद्रा वाला एग्जाम्पल याद है, ठीक है, किसकी पत्नी थी? अगस्त्य की पत्नी, ठीक है। तो अभी भी इनका शैक्षिक डिबेट चलते रहता था। शैक्षिक डिबेट, वाद विवाद बोलते हैं डिबेट को। शैक्षिक डिबेट चलते रहा था, मतलब अभी भी थोड़ी तो इंपॉर्टेंस थी महिलाओं की। दूसरी चीज, चाइल्ड मैरिज का अभी भी कोई भी हमारे पास सबूत नहीं मिला है। दूसरी बात, नियोग विवाह जो होता था किसको बोलते थे? हाँ, किसको? विधवा को। ये कंटिन्यू चल रहा था। इसके अलावा गंधर्व विवाह जो था, गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह, प्रेम विवाह को उतना अब यहाँ पे वैल्यू नहीं मिल रहा था। यहाँ पे दो विवाह और आ गया था, नियोग विवाह और अनुलोम और प्रतिलोम, सॉरी, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम। ये होता क्या है इसको समझो। अनुलोम विवाह का मतलब होता है कि मान लो कास्ट है तो एक हाई कास्ट होगा, ठीक है, एक लोअर कास्ट होगा, है ना, हायर कास्ट लोअर कास्ट। तो हायर कास्ट का लड़का बॉय लोअर कास्ट की लड़की से शादी कर सकता है, इसको बोलते हैं अनुलोम विवाह, ठीक है। प्रतिलोम विवाह का मतलब होता है कि हायर कास्ट की लड़की, ठीक है, लोअर कास्ट के लड़के से शादी कर सकती है। समझे इसको? अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम का मतलब हायर कास्ट का लड़का लोअर कास्ट की लड़की, उच्च जाति का लड़का नीचे जाति की लड़की। प्रतिलोम विवाह का मतलब होता है हायर कास्ट की लड़की लोअर कास्ट का लड़का। ऐसे तो कहीं पे भी लव मैरिज को अब ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अभी भी इसको थोड़ा बहुत मान्यता मिली थी। मतलब लड़का हायर कास्ट होनी चाहिए, लड़की लोअर कास्ट चल जाएगी, लेकिन लड़की अगर हायर कास्ट से है तो वो लड़के लोअर कास्ट से शादी नहीं करेगी। क्लियर है? तो ये अब शुरू हो गया था। गंधर्व नियोग विवाह चल ही रहा है, गंधर्व विवाह अब यहाँ पे चालू नहीं था, ठीक है। इसके अलावा अनुलोम और प्रतिलोम किसी को वैसे वैल्यू नहीं मिलता था, बट वो बोलते हैं ना, जिद कर दिया, ठीक है, अब तो कराना ही पड़ेगा, तो ये करा सकते हो, ये कभी भी मेंशन नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताता हूँ। इसके अंदर पहला टॉपिक डालना महिलाओं की स्थिति, इसी के अंदर सामाजिक स्थिति में पहला सब टॉपिक डालना महिलाओं की स्थिति। वुमेन डिड नॉट एंजॉय एनी पॉलिटिकल राइट, वुमेन डिड नॉट एंजॉय एनी पॉलिटिकल राइट at this point of time, at this point of time, as they were no more member of, as they were no more member of Sabha and Vidhat disappeared completely. औरतें कोई भी राजनीतिक पद धारण नहीं की हुई थी, जैसा कि विधत पूरी तरीके से खत्म हो चुका तथा सभा से औरतों को निकाल दिया गया। सेकेंड पैरा, एजुकेशनल डिस्कोर्स वाज स्टिल ओपन, to women. They were allowed to participate in intellectual debate and discussion. शैक्षिक वाद विवाद अभी भी महिलाओं के लिए खुला था। शैक्षिक वाद विवाद अभी भी महिलाओं के लिए खुला था। ठीक है, नेक्स्ट पैरा लिखिए। गंधर्व विवाह वाज नॉट इनकरेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। गंधर्व विवाह क्या था स्मृति? गंधर्व विवाह क्या होता है?
हाँ, और नियोग विवाह? ठीक, लिखिए गंधर्व विवाह वॉज नॉट इनकरेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इस समय पर गंधर्व विवाह को महत्ता नहीं दी जाती थी, महत्ता नहीं दी जाती थी। इसके बाद इस दोनों को लिखो। लिख लोगे तो बताना। किसको किसको अनुलोम विवाह करना है? हाँ, कोई प्रतिलोम वाले हो? कोई नहीं है, सब मम्मी पापा वाले हैं। चलिए लिखिए। वैसे तो किसी भी शादी को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अनुलोम विवाह किया जा सकता था। दो नन ऑफ द मैरिजेस वर encouraged, but अनुलोम was accommodated। नेक्स्ट पैरा लिखिए। उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह का कोई भी सबूत नहीं मिला है। विधवा पुनर्विवाह अभी भी नियोग विवाह की तरह होता था। पूनम, नियोग विवाह क्या होता है? नियोग विवाह क्या है? हाँ, और बेटा है उसका तो गुड। चलो लिख लिए। इन लेटर वैदिक पीरियड also no stand of child marriage has come to light। अगर फास्ट हो रहा हो तो रोक सकते हो मेनू भी। तो हाँ, तो अब मुझे नहीं बताओगे, मुझे लगता है कि मेरे बच्चे बहुत फास्ट हैं, है ना? बहुत हार्ड तो भाई अब मुझे बताओगे तब तो कि मैं फास्ट हूं या स्लो हूं। आगे लिखिए। विडो रीमैरिज कंटिन्यू अंडर नियोग विवाह। क्लियर यहां तक? जो समझा है वही लिखवाया हूं। कोई डाउट है तो पूछो। एनी डाउट? नो? चलो, मैंने आपको ऋग्वेदा में ये बताया था क्या कि कुछ मंडल होता है। क्या होता है? 10 मंडल। इस 10 मंडल में हमें ये मिला है, चौथे मंडल में मिला है कि यहां पे वर्ण सिस्टम आ गया था। ठीक है, वर्ण सिस्टम अभी तक इंट्रोड्यूस हो चुका था। कितने वर्ण सिस्टम थे? 4। कौन कौन? आय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, ये हो गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
ठीक है। ब्राह्मण सबसे हायर कास्ट सॉरी वर्ण, ठीक है। उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, वैश्य के बाद शूद्र। क्लियर है। इसके अंदर जाति व्यवस्था अभी तक नहीं आई है, ठीक है। अभी तक हम जाति व्यवस्था नहीं देखे। क्लियर है। मतलब वर्ण के अंदर जाति भी होती है, बट अभी भी हम जाति व्यवस्था नहीं देखें। ये जो वर्ण व्यवस्था है वो काम के हिसाब से है या जन्म के हिसाब से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछ सकते हैं कि मान लो कि लेटर वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के अनुसार थी या फिर काम के अनुसार। तो क्या बोलोगे? अभी यहाँ पे वर्क के अनुसार होता था। सपोज मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मानना क्या, पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है, मनोरंजन थोड़ी करा रहा हूँ। तो पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? ब्राह्मण। पूजा पाठ करा रहा हूँ तो क्या हूँ? ब्राह्मण। अगर मैं लड़ रहा हूँ, ठीक है, तो क्षत्रिय। अगर मैं व्यापार कर रहा हूँ, ठीक है, तो वैश्य। और अगर मैं साफ सफाई का काम कर रहा हूँ तो शूद्र। ठीक है। बाद में ये मतलब आगे आप जाओगे तो अब ये जन्म के हिसाब से हो जाएगा, लेकिन अभी भी काम के हिसाब से ही इसको हम बांटे हुए हैं। क्लियर है। ब्राह्मण को बोला जाता है कि वो मुख से निकलते हैं, मतलब भगवान के मुख के यहाँ इससे ऊपर, गले के ऊपर से निकलते हैं। क्षत्रिय को बोला जाता है कि वो चेस्ट को मतलब डिनोट करते हैं। वैश्य, ठीक है, खान पान। उसके बाद शूद्र, लोअर। ठीक है, क्लियर है। तो इसके बारे में भी मेंशन है कहाँ पे? ऋग्वेदा के 10 मंडल में। ओके, लिखिए इसको, पहले ये लिख लो। इन द 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा अंडर पुरुष सुक्ति, ये मंडल का नाम है। अंडर पुरुष सुक्ति it was mentioned to divide society into 4 varna on the basis of work और in later birth, वर्क ब्रैकेट करके इन लेटर बर्थ। ठीक है, शुरू में तो वर्क के हिसाब से, बट बाद में जन्म के हिसाब से हो गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद की 10वें मंडल, इसको लिख लो अब आप लोग। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्ति में यह बताया गया है कि समाज में समाज को चार वर्णों में बांटा गया है। समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है। ये चारों लिख लीजिए, ब्राह्मण के सामने लिख लेना। आदि ब्रह्मा के मुंह से निकले। क्लियर यहां तक? कास्ट के बेसिस पे, हाँ। अरे तो पहले का जाति का मीनिंग भी तो अलग होगा। अभी इसमें हम जो करते हैं ना, गुप्ता, कश्यप, अग्रवाल, ये सब नहीं आया है। ठीक है, ये बाद में, गुप्ता के बाद में, मतलब गुप्ता के टाइम पीरियड से आया है। वहां पे आपको बताऊंगा। जाति का मतलब नीची, भाई इसको भी तो जाति ही बोल सकता हूं मैं, शूद्र जाति का है, इसमें भी तो अपन बना के रखेंगे। आप देखना आज भी गांव में शूद्र में भी कोई रहता है कि अरे मैं अच्छा वाला शूद्र हूं, ठीक है, मैं बस नालियां साफ करता हूं, ऐसे भी होती है। तो अब उसको लेके नहीं जाना है ना। मतलब सिंपल सी है कि जो हायर कास्ट की वुमेन है वो लोअर कास्ट की वुमेन से शादी नहीं करेगी, इसको प्रतिलोम विवाह बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मंडल में जो मिला है हमें, ऋग्वेद के मंडल में, वो मिला है वर्ण सिस्टम। पूरे समाज को हमने 4 वर्णों में बांट के रखा है। क्लियर है? चलिए, यहां तक हो गया, कोई डाउट? अब थोड़ा सा देखते हैं गोत्र के बारे में। गोत्र क्या होता है? एक ही फैमिली, ठीक है, इसको हम गोत्र के बारे में जानते हैं। तो ब्राह्मण में ये गोत्र तो था ही, साथ में हम 16 संस्कार के बारे में भी पढ़ते हैं।
कौन कौन सा होता है? 16 संस्कार। हाँ बताओ। पहला उपनयन संस्कार होता है, उपनयन संस्कार जिसमें कि वो क्या बोलते हैं इसको, जनेऊ, जनेऊ बांधा जाता है, ठीक है, जनेऊ ना, हाँ जनेऊ बांधा जाता है जिसको हम उपनयन संस्कार बोलते हैं। नामकरण संस्कार भी होता है, अंतिम संस्कार सबसे लास्ट वाला, ठीक है, अन्नप्राशन भी होता है। तो ऐसे 16 संस्कार के बारे में हमें मेंशन है। उस समय तक 16 संस्कार जो था वो केवल और केवल ये 3 वर्ण वाले करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। शूद्र को ये करने की इजाजत नहीं थी। आज कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण। एम आई राइट? मुझे आइडिया नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ। आज सिर्फ ब्राह्मण करते हैं ना? हाँ, इस पीरियड ऑफ टाइम तक ये तीनों किया करते थे, ब्राह्मण भी करते थे, क्षत्रिय भी करते थे, वैश्य भी करते थे। क्लियर है? शूद्र को ये अलाउ नहीं था। कौन सा? ये जनेऊ वाला, ठीक है। इसके अलावा 16 संस्कार सब लोग किया करते थे। 16 संस्कार में बाकी जो संस्कार है वो सब लोग किया करते थे, जैसे आपका अन्नप्राशन हो गया, ठीक है, नामकरण हो गया, ठीक है, विवाह संस्कार हो गया, उसके बाद फाइनली अंतिम संस्कार, ठीक है। पूरे 16 को जानने की जरूरत नहीं है, 4 आप लोग लिख लो, पहले इसको लिखो। गोत्र का मतलब लिख लो, समान लीनिएज या फिर समान एक ही परिवार। 16 संस्कार में लिख लीजिए उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार जनेऊ बांधने वाला, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा यह सिर्फ क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही अलाउ था। दूसरा विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार ब्रैकेट में लिख लीजिए अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि। अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार। और भी होते थे जैसे नामकरण संस्कार, लिखोगे तो लिख लो, नामकरण, अन्नप्राशन, कौन सा संस्कार हो गया आप लोग का अभी तक? नामकरण। और एक वो भी होता है ना, जब पहली बार खाना खाते हैं तो अन्नप्राशन ही बोलते हैं। अच्छा हाँ, अन्नप्राशन। और कौन कौन से संस्कार होते हैं? एक जब पैदा होते हैं तो 6 दिन के बाद नहलाते हैं, छठ क्या बोलते हैं, छठी, हाँ षष्ठी संस्कार। और हाँ मुंडन होते हैं पहली बार तो मुंडन संस्कार। ऐसे 16 हैं, आपस में आप लोग काउंट करके बताना मेरे को, ठीक है। अब आगे चलें, एक टॉपिक इसमें और बचा है, सोसाइटी ही चल रहा है अभी, ठीक है। सोसाइटी के अंदर ही हमने इनको अब आश्रम में डिवाइड किया है। आश्रम मतलब वो रहने वाला आश्रम नहीं, लाइफ को हमने 3 चरण पे बांटा है। कौन कौन सा? सबसे पहला है ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य। उसके बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, ठीक है। पहला क्या है? ब्रह्मचर्य। दूसरा गृहस्थ। तीसरा वानप्रस्थ। और चौथा एक अलग से है, इसको अभी मत लिखना, संन्यास। ठीक है। लेटर वैदिक एज में हमें ये 3 आश्रम के बारे में पता चला है, ठीक है। आश्रम 2.0। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है चुपचाप आराम से पढ़ाई लिखाई करो, करियर बनाओ, ठीक है। गृहस्थ का मतलब होता है शादी ब्याह करो, बाल बच्चे करो, ठीक है, गृहस्थी चलाओ। और उसके बाद वानप्रस्थ हो जाओ, जब बच्चों का शादी कर लो तो जंगल भाग जाओ। काहे के लिए? मन की शांति के लिए, ठीक है। तो ये 3 चीजें आप पहले देखा जाता था लेटर वैदिक एज में। ब्रह्मचर्य करना है, ठीक है, कुछ एज तक, जैसे आपको केवल स्टडी करना है, ब्रह्मचर्य रहना है, गोकुल में जाके रहना है, ठीक है, इसी टाइम पीरियड तक।
उसके बाद गृहस्थ, घर की देख रेख करनी है, शादी ब्याह करना है, ठीक है, बच्चे करने हैं, ये सारा चीज आपके गृहस्थ में आता था। उसके बाद सब कुछ छोड़ के वानप्रस्थ हो जाना है, मतलब सब कुछ अपने बच्चे को दे के आपको चुपचाप एकदम चाय पी के ऐश करने हैं, ठीक है। और फाइनली आपको संन्यास लेके घर द्वार पैसे रुपये सब छोड़ के चल देने, ठीक है। ये वानप्रस्थ में छोड़ रहे हैं, अभी जंगल नहीं जा रहे हैं, ठीक है। मतलब अभी वानप्रस्थ हो रहे हैं, मतलब सारी अपनी प्रॉपर्टी या सारा काम धंधा सब अपने बच्चों को दे रहे हैं, ठीक है। संन्यास लेने के बाद आप पूरी तरीके से छोड़ के दूर हो जाओ, मतलब रिश्तेदारी सब छोड़ के, ठीक है। ये तीन चीजें मिली है हमें लेटर वैदिक एज में। आश्रम व्यवस्था हमें बुद्धा के समय पे मिला है या फिर जैना के समय, मतलब महावीर के समय, ठीक है। इसके बारे में पढ़े थे, मैं बोला था पढ़ने, पढ़े थे थोड़ा बहुत। कौन कौन पढ़ा था? हाँ, बाकी लोग? ठीक है। तो बुद्धा और महावीर के समय पे ये सन्यास की भी हमें मिला है, लेकिन पहले ये तीन चीजें मिली है, तो इसको लिखिए। पहला ब्रह्मचर्य लिख लीजिएगा, बचपना एवं पढ़ाई का समय। गृहस्थ, शादी विवाह, मैरिज लाइफ एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद तीसरा वानप्रस्थ, वानप्रस्थ में लिखिए पार्शियल रिटायरमेंट फ्रॉम हाउस होल्ड लाइफ टू अटेंड विस्डम, मतलब आधे रूप से या फिर सारी प्रॉपर्टी वगैरह छोड़ देना, ठीक है, रिटायरमेंट ले लेना। और फाइनली संन्यास, मतलब सब कुछ छोड़ के कंप्लीट रिटायरमेंट हो जाता है, सब कुछ छोड़ के चल दो, ठीक है सर। एनी डाउट? नो। तो ये रहा आपका रिलीजन के बारे में, ठीक है। यहां से अपन शुरू किए थे, ये सारा चीज देख लिए, उसके बाद ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। अब चलते हैं यहाँ, सॉरी, सोसाइटी के बारे में। अब चलते हैं धर्म के बारे में। रिलीजन, अभी तक कौन कौन भगवान थे? इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, ये सबकी इंपॉर्टेंस खत्म, कोई नहीं पूछ रहा अब इनको, इंद्र से कोई नहीं डर रहा है, ठीक है, इनका डर खत्म हो गया। अब यहां पे आ गए आपके रुद्र, विष्णु, ठीक है, उसके अलावा ब्रह्मा जी, ये तीनों का। रुद्र कौन है? तो रुद्र को बोला जाता है पशुओं का, पशुओं के देवता, पशुओं के देवता, पशुपति भी बोला जाता है, ठीक है। रुद्र जो है शिव जी के पुराने वाले भेष हैं, मतलब पुराना वाला रूप, पुराना वाला जन्म। शिव जी अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन उनका जो मतलब उनका ही रूप है वो आ चुका है। तो रुद्र जी की, रुद्र भगवान की पूजा हो रही है, विष्णु की पूजा हो रही है, इसके अलावा आदि ब्रह्मा का भी पूजा यहाँ पे होना शुरू हो गया। जो इंद्र थे, अग्नि थे, वरुण थे, मित्र थे, इनकी इंपॉर्टेंस अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। क्लियर है? अभी भी, अरे सुन लो, लिखवा दूंगा, सुन लो, सुनना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी भी हम जो पूजा पाठ करते थे, अभी भी हम स्पिरिचुअल चीजों के लिए पूजा पाठ नहीं करते, मतलब आध्यात्म के लिए पूजा हम नहीं करते थे। अभी भी हमें कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए थी। जैसे मैं पूजा कर रहा हूँ, मुझे बेटा चाहिए, मान लो ये पूजा कर रहा है, इसको धन चाहिए, इसको सरकारी नौकरी चाहिए, इसको अच्छी बीबी चाहिए, इसको अच्छा पति चाहिए, तो इसके लिए पूजा पाठ हो रहा है। मतलब अभी भी धार्मिक चीजों में हम स्पिरिचुअल को नहीं ला पाए हैं, मतलब आध्यात्म को हम यहाँ तक नहीं जोड़े हुए हैं, ठीक है। अभी भी मटेरियल थिंग्स के लिए, मतलब चीजों के लिए या फिर पदार्थीय चीज के लिए हम पूजा पाठ कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए इसको लिखिए। ऋग्वैदिक काल के देवी देवता जैसे, ऋग्वैदिक काल के देवी देवता जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र इत्यादि की महत्ता खत्म हो चुकी है। The early Vedic gods, the early Vedic gods like Indra, Agni, the early Vedic gods like Indra, Agni, Varun lost their former importance. इस समय
ब्रह्मा या प्रजापति, उनको ही प्रजापति बोला जाता है, ब्रह्मा या प्रजापति, ब्रैकेट में लिख लेना ब्रह्मांड को बनाने वाला, महत्वपूर्ण भगवान के रूप में, महत्वपूर्ण देवता के रूप में उभर कर आए हैं। साथ ही रुद्र तथा विष्णु भी महत्वपूर्ण भगवान थे। At this point of time and at this point of time प्रजापति और ब्रह्मा ब्रैकेट में लिखना क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स emerged as the most important god, emerged as a most important god. Moreover, Rudra and Vishnu also emerge as important god. ठीक है, 2 लाइन में लिख लो कि यहाँ पे भी पूजा पाठ मटेरियल थिंग्स के लिए होता था, अध्यात्म अभी भी नहीं आ पाया है। ठीक है, हो गया। लास्ट वाला सेंटेंस बोलना है, लिखो। The objective of the worship was material gain over spiritual. आप लोग को भी बोलना है, लिख लिए? गुड गर्ल। चलो, कोई डाउट है तो पूछो। आश्रम वाला, ठीक। एज क्या हो रही है आपकी? हाँ, झूठ नहीं बोलना है, असली वाला, सही वाला, ठीक है। 0 से लेके 10 साल तक क्या किए? फुल मस्ती किए होगे ऑफ कोर्स। उसके बाद 10 से 20 तक पढ़ाई, ठीक है। उसके बाद 20 से 30 तक क्या करोगे, या 40 तक क्या करो? अच्छा, अभी भी पढ़ाई करो, चलो 30 तक पढ़ाई करोगे, ठीक। 30 से 40 तक या 50 तक क्या करोगे? शादी ब्याह, ठीक है, ठीक है। आगे उसके बाद 50 के बाद या 60 के बाद? 60 के बाद रिटायरमेंट, फिर घर में बैठ के अपनी बहू बेटे से लड़ना फिरना, ठीक है, यही काम हो जाता है। उसके बाद 70 के बाद निपट जाओगे, ठीक है, पूरी तरीके से खत्म। तो ये आप अलग अलग पीढ़ियों में बांट दिए हो, तो ऐसे ही इन लोगों ने भी बांटा था, ठीक है। वहां पे एज के हिसाब से नहीं बांटे थे, बस ये बोल दिए थे कि भाई पहले काम ब्रह्मचर्य का, मतलब आप पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है, बाल अवस्था, ठीक है, केवल अपनी कैरियर बनाना है। उसके बाद गृहस्थ का मतलब घर बारी संभालना है आपको, शादी ब्याह करो, बच्चे करो, उसके अलावा घर वगैरह संभालना आपको, ठीक है, आपकी पूरी जवानी तक। उसके बाद वानप्रस्थ का मतलब होता है कि अब रिटायरमेंट ले लो, अब आपका बेटा आपका काम करेगा, ठीक है। रिटायरमेंट लिए हो बट घर में ही हो, पूरी तरीके से रिटायर नहीं हुए हो, ठीक है। उसके अलावा संन्यास, कि अब रिटायरमेंट लिए और निकलो, ठीक है, बहू से नहीं लड़ना, अब जाओ वहीं जंगल में रहना, ठीक है, तो यानी कि दफा हो जाओ, ठीक है, बोल सकते हैं काइंड्स ऑफ। हाँ, लाइफ को अलग अलग आश्रम का मतलब श्रेणी होता है। आश्रम का मतलब शुरू में ही बोला कि वो रहने वाला आश्रम नहीं है, आश्रम का मतलब हमने अलग अलग पीढ़ी में या श्रेणी में बांट दिया है, ठीक है। कि पहला श्रेणी ये होगा कि ब्रह्मचर्य अपनाना है, ठीक है, गाली गलौज नहीं करना है, गांजे भांग दारू शराब ये सब नहीं पीने हैं, ठीक है, पढ़ाई करना है अच्छे बच्चे की तरह।
फिर गृहस्थ, अब जो करना है कर लो, ठीक है, यहीं पे जितने घूमने हैं घुमाने हैं सब करना है यहीं पे। उसके बाद अब चुपचाप बैठ जाओ घर में, ठीक है, पूजा पाठ करो, हरे राम हरे कृष्णा, ठीक है। उसके बाद फाइनली दफा हो। तो ये 4 हमने आश्रम में बांट दिया है। चौथा वाला जो है वो अभी तक नहीं आया था, इसको हमने बाद में लाया जब बुद्धा आया और महावीर आए, मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तब जाके ये चौथा वाला सन्यास का कॉन्सेप्ट आया, नहीं तो सन्यास का कॉन्सेप्ट नहीं था। क्लियर है? तो एक जगह इसीलिए लिखवा दिया क्योंकि 4 आश्रम में हमने डिवाइड करके रखा है। क्लियर छे? और कोई डाउट? टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, कुछ पूछना है तो और बताओ। नहीं रे, अवतार होते होंगे, इंसानों को तो क्या ही बनवाएंगे कुछ। देखो भगवान का मतलब क्या है यार, सिंपल सिंपल मुझे लगता है कि आप में ज्यादा शक्ति, आप किसी को प्रोटेक्ट करो, आप उसके लिए भगवान हो। आजकल भी नहीं बोलते हैं अरे ये बचा लिया भगवान है मेरे लिए। अब मुझे ज्यादा आइडिया है नहीं भगवान का क्या क्या रोल है, बट कुछ तो होता ही होगा। हाँ मे भी उनको पता होगा। देखो एक्चुअल बोलूँ तो मुझे ना ये रिलीजन धर्म वगैरह बस इतना लगता है कि भाई मन की शांति दे दो, बाकी मैं जो करना है मुझे मैं कर लूँगा, ज़्यादा उससे नहीं। कौन जानता है यार कौन भगवान है कि नहीं, हम पता चला मैं ही भगवान हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, हो सकता है इंसानों में भगवान हो तो पता है मेरी में हो, पूजा किया करो, ठीक है। कल से अगरबत्ती लेके आना, ठीक है, ठीक है, परसों से लेके आना। हाँ तो मंडे से यार, 2 साल पहले ही तो नहाया था, इतना जल्दी कौन नहाता है। चलो कोई और डाउट है? नो? ठीक है, तो अब वैदिक एज हमारे यहां तक पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद अभी तक हम केवल ब्राह्मण देख रहे थे, मतलब हिंदू धर्म, ठीक है, ब्राह्मण बोलूं मतलब वो ब्राह्मण नहीं, यहां पे हम हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से हिंदू धर्म अभी नहीं बोलते हैं इसको, इसलिए मैं थोड़ा सा बचता हूं हिंदू धर्म बोलने से, ठीक है। अब हिंदू धर्म में कुछ ना कुछ कुरीतियां आना शुरू हो चुकी थी, ठीक है, देख रहे हो राजसूया यज्ञ हो रहा है, 200 बछड़े को अगर मारोगे तो खेती क्या अपने बाप को उससे करोगे? नहीं कर सकते ना, तो बछड़े चाहिए, ठीक है, सांड चाहिए, गाय चाहिए, पशुपालन अभी भी तो चल ही रहा है, खेती चल रहा है लेकिन साथ में पशुपालन भी है। तो अब ये सारी चीजें कुरीतियां को हटाने के लिए नई नई रिलीजन आना शुरू हो गया। सबसे पहले कौन आया? आपका जैनिज्म, ठीक है, जैन धर्म आया। उसके बाद बुद्धिज्म, इनमें भी कुछ कमियां थी, ठीक है, जिसके वजह से ये कोलैप्स हो गया। ये थोड़ा सा चला लेकिन ये भी बाद में उतना इंपॉर्टेंस नहीं रख पाया, लेकिन रखा था, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं रखा। आज भी अगर बुद्धिज्म ज़्यादा फैला है तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंस तो रखा था। एक्चुअल में धर्म कितना भी अच्छा खराब क्यों ना हो, उसको मानने वाले अगर अच्छे हों तो वो अच्छा ही चलता है। जैसे एग्जाम्पल, जैन धर्म को मानने वाले बहुत मिनिमम हमारे पास राजा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य एक था जो कि जैन धर्म को फैलाया था और इसको बढ़ाया था। उसके अलावा बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले बहुत सारे राजा हमने देख चुके हैं, ठीक है, समुद्रगुप्त था, अशोका था, ठीक है, इसके अलावा हर्षवर्धन था। तो ये सारी हम बुद्धिज्म धर्म को ही फॉलो करते थे, इसलिए बौद्ध धर्म ज़्यादा फला फूला, जैन धर्म बहुत कम फूला, ठीक है। उसके बाद फाइनली हिंदू धर्म में फिर नई शुरुआत हुई, सुधार हुई, और उसके बाद उपनिषद जुड़ने के बाद हम हिंदू धर्म को फॉलो करना शुरू कर दिए, ठीक है। पुष्यभूति डायनेस्टी जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा वो एक ब्राह्मण था और वो हिंदू धर्म को दोबारा क्या करना शुरू कर दिया, फैलाना शुरू कर दिया। क्लियर है? इसके बारे में डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा आर्ट एंड कल्चर में, अभी मैं नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तो कोई ये नहीं बोलेगा सर उस वाले कोचिंग में पढ़ाए थे आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, हाँ पढ़ा दो अब भी, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि रिलीजन जो है कल्चर का पार्ट है तो मैं इसको कल्चर में कवर करूंगा, हाँ, लेकिन इसके कुछ कॉन्सेप्ट को मैं क्लास में बोलूंगा, तो आप एक बार पढ़ लियो खुद से, एक बार रीड कर लियो, ताकि मैं कुछ वर्ड बोलूं तो आपको समझ में आए। क्लियर है? बाकी इसको मैं बहुत डिटेल में हमको पढ़ना है, इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे रिलीजन और रिलीजन पढ़ने, ये 2 ही नहीं पढ़ने। हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तो 2 ही पढ़ाने, लेकिन कल्चर में पढ़ाऊंगा तो 4 रिलीजन पढ़ाने,
ठीक है, आजीविका भी आ जाता है एक रिलीजन, तो आजीविका के बारे में भी अपन को पढ़ना है, भले ही आधे घंटे पढ़ने, तो क्यों दोनों जगह फिर दिमाग खराब करना है, इसलिए एक ही जगह पढ़ो। ठीक है, अब हम वैदिक एज के बाद डायरेक्टली यहाँ पे निकल जाएंगे। जैसा अगर हम ये फ्लो बना रहे थे तो वैदिक एज के बाद महाजनपद ही है, कोई रिलीजन नहीं है। रिलीजन को हमें ब्रेक लेके पढ़ना था, लेकिन मैं ब्रेक नहीं ले रहा हूँ, तब हम डायरेक्टली अपने रोड मैप पे आ सकते हैं। वैदिक एज में अभी तक हम लैंड के लिए लड़ाई कर रहे थे, मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, कल एक्चुअल में पढ़ाऊंगा। अभी हम लैंड के लिए लड़ाई कर रहे थे, इसको हम राष्ट्र बोल रहे थे। ठीक है, अभी तक हमने इसको जनपद के नाम से जाना है। अब यहाँ पे क्षत्रिय की जो भूमिका है वो बढ़ रही है, राजाओं की भूमिका बढ़ रही है। तो राजा लड़ाई कर रहा है किसके लिए? जमीन के लिए, और वो सारी जमीन को आपस में इकट्ठा कर लेगा, अपने जगह पे ला लेगा। तो उसी को हम बोलते हैं कि अब ये जनपद से बड़ा होके महाजनपद हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है? महाजनपद। तो ऐसे हमारे पास 16 महाजनपद मिला हुआ है। ठीक है, 16 महाजनपद में से फिर सब आपस में लड़ाई झगड़े, मतलब अभी सिर्फ और सिर्फ जमीन के लिए ही लड़ाई हो रही है, आज भी हो रही है। ठीक है, उस समय भी होती थी, उस समय ज़्यादा होती थी, आज तो कम ही हो रहा है, आज तो सिर ही फोड़ते हैं, उसमें गला काटते थे। ठीक है, तो अब हम महाजनपद पे चले आए। देखो, पहले हम जन से शुरू किए, जनपद किए, अब महाजनपद। ठीक है, ऐसे हमारे पास 16 महाजनपद हुआ। इन 16 महाजनपद की हम थोड़े थोड़े 2-2 मिनट इसकी डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद इनकी लड़ाइयाँ पढ़ेंगे, और लड़ाइयों में कैसे मगध सबसे पावरफुल हुआ, और मगध के बारे में हमको देखना है कि 16 महाजनपद तो था, लेकिन उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण मगध कैसे हो गया। तो इसके पीछे का उसकी कोई ना कोई स्ट्रैटेजी रही होगी, कोई ना कोई उसकी मतलब पॉजिटिव पॉइंट रहा होगा जिससे कि वो जीत हासिल कर पाया। ठीक है, उसके बाद मैं आगे का रोड मैप भी बताता हूँ। मगध के बाद, मगध जीतने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि अब मौर्य डायनेस्टी आना शुरू हो गया, मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश आना शुरू हो गया। शुरू कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य वाला भी बताऊंगा, चाणक्य भी उसी समय पे था, चाणक्य के बारे में भी पढ़ना है अपन को। तो फिर मौर्य वंश के बाद फाइनली एक पीक आया कि अशोका तक ये पूरा मौर्य वंश एक साथ आ गया था। फर्स्ट क्लास में बताया था ना, इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन। लाइफ में हमेशा याद रखना, जब भी आपकी पीक होती है गिरना निश्चित होता है, ये हमने इतिहास से सीखा है। ठीक है, हम अभी तक जा रहे हैं, लैंड को एक्वायर कर रहे हैं, जमीनों को इकट्ठा कर रहे हैं। देखो किए ना, जन से जनपद से महाजनपद, लैंड को इकट्ठा कर रहे हैं। अब धीरे धीरे जाते तक ये अशोका के पहुंचते तक पूरा लैंड हमारे कब्जे में हो जाएगा। अशोका सिर्फ एक ही बैटल क्यों जीता, कोई आइडिया है? अशोका सिर्फ एक ही बैटल जीता नहीं, एक ही बैटल खेला है। जीता तो छोड़, खेलेगा तब तो जीतेगा। एक ही बैटल वो जीता, कलिंगा वॉर। क्यों? अरे जगह ही नहीं था। उसके पापा बिंदुसार जो थे, वो उसके पापा बिंदुसार और उसके दादा चंद्रगुप्त, ये पूरा मतलब भारतीय महाद्वीप को एक्वायर कर चुके थे। अब वो जीतेगा कहाँ? अपने टेरिटरी में थोड़ी वॉर खेलेगा। अरब सागर से लेके इधर बंगाल की खाड़ी तक पूरा कैप्चर था, अफगानिस्तान से लेके यहाँ तक। तो बोला भी जाता था अटक टू कटक। ठीक है, अटक टू कटक पूरा टेरिटरी अशोका के हाथ में था। सिर्फ कलिंगा ऐसा जगह था उड़ीसा में जहाँ की वो मौर्यन डायनेस्टी के बाहर था। ठीक है, तो वही युद्ध लड़ा, वही जीता। तो अब ये 3 डायनेस्टी पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोका। अशोका के जाते तक पूरी भारत की टेरिटरी इनके कब्जे में आ गया। क्यों? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण और ताकतवर राजा थे। जब भी कोई ताकतवर हो उसका बेटा ना नालायक ही होता है, आप समझ लो। जब भी कोई बढ़िया बाप हो ना, बोलते नहीं है बड़े बाप का बेटा बिगड़ा हुआ, ठीक है, या बाप बढ़िया बेटा बिगड़ गया, तो यही होता है। अब इसके बाद धीरे धीरे जो राजा आने लगे वीक होने लग गए। ठीक है, तो ये वीक जो राजा हैं उनको हम पोस्ट मौर्य बोलते हैं, मौर्य के बाद। ठीक है, उत्तर मौर्य काल। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई रटने वाली बात नहीं है। सर ताकतवर थे, मौर्य वंश है, गिर गया मैं तो उत्तर मौर्य। ठीक है, उत्तर मौर्य में सारी जो भी ये जीत के हासिल किया था सब खत्म होने लग गया। ठीक है, उत्तर मौर्य काल में खत्म होने का एक और रीजन था कि बाहर से आक्रमण होना शुरू हो गया। ठीक है, ये अफगानिस्तान वाले रीजन से आक्रमण होना शुरू हो गया। ठीक है, अब इनको भी हमें पढ़ना है कि किस तरीके से कुषाणा आया, सका आया, ठीक है, पार्थियन आया, तो इन सबको हम पढ़ेंगे।
ये खत्म होने के बाद फाइनली फिर एक इंपॉर्टेंट राजा आया, गुप्त, जिसको हम गुप्त वंश के नाम से या गुप्ता डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। गुप्ता डायनेस्टी हमें पढ़ना है, स्कंद गुप्ता, कुमार गुप्ता, चंद्रगुप्त, ठीक है, इन सब के, समुद्रगुप्त, इन सब को पढ़ने के बाद फिर से इसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया, पोस्ट गुप्ता। देखो जब सॉरी जब भी कोई इंपॉर्टेंट राजा आ रहा है डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, तो गुप्ता पढ़ने के बाद हमें पोस्ट गुप्ता पढ़ना है। और अभी तक हम साउथ इंडिया को भी कॉन्कर कर चुके हैं, तो साउथ इंडिया में भी अलग डायनेस्टी पढ़नी है जिसको हम संगम डायनेस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगम वंश। 3 डायनेस्टी, चोल, चेर, पांड, ठीक है, चोला, चेरा, पांड्या, इन 3 के बारे में पढ़ना है। अब संगम के बाद भी पोस्ट संगम है ना, तो गुप्ता के साथ में ही चल रहा है। जब गुप्ता था तो संगम, पोस्ट गुप्ता, पोस्ट संगम, लास्ट एक पुष्यभूति डायनेस्टी, ठीक है। तो ये पूरा हमारी एंशियंट हिस्ट्री। आपको ये रोड मैप ना क्लियर होना चाहिए कि सर वेदिक एज तक तो क्लियर है, वेदिक के बाद हमारे पास 16 महाजनपद आए, महाजनपद में मगध इंपॉर्टेंट हुआ, मगध में मौर्य वंश आया, मौर्य वंश के बाद उत्तर मौर्य, मौर्य के बाद पोस्ट मौर्य, फिर गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, उसी समय संगम, पोस्ट संगम, पुष्यभूति। क्लियर है? इसके अंदर राजा भी मैं याद करवा लूंगा, डोंट वरी, पहले ये याद कर लो मेन टॉपिक। क्लियर है? तो यही अपन को हिस्ट्री पढ़ने हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे कि इस्लामिक इन्वेजन होना शुरू हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया, ठीक है, उसके बाद आपके इधर से बहुत सारे और भी इन्वेजन होते गए, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये जैसे ही इन्वेजन शुरू होता है आपका मिडाइवल हिस्ट्री शुरू हो जाता है। क्लियर है? तो एंशियंट तक अभी देखो, मिडाइवल के बारे में कभी मैं फिर से बताऊंगा। मिडाइवल में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 3 ही टॉपिक पढ़ना है। पहला इस्लामिक इन्वेजन मतलब मुस्लिम आक्रमण, उसके बाद दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल वंश, और साउथ में एक और चल रहा था विजयनगर। विजयनगर से क्वेश्चन आता है, विजयनगर के साथ साथ बहमनी, दोनों एक साथ ही, विजयनगर बहमनी, ठीक है। तो क्या क्या? इस्लामिक इन्वेजन, मुस्लिम आक्रमण, फिर दिल्ली सल्तनत, मुगल, विजयनगर, बहमनी। तब तक मुगल के चलते तक आपके कौन आ जाएगा? ब्रिटिश, ठीक है, यूरोपियन, फिर यूरोपियन से शुरू हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। क्लियर है? तो ये कम से कम आपके दिमाग में होनी चाहिए कि सर इसके बाद ये टॉपिक है। जब आप रिवाइज करते हो ना तो फिर इजी आता है कि अच्छा कैसे, क्योंकि आप लोग भूल जाओगे, मान लो कि ये राजा इस वंश का था कि उस वंश, तो पहले पता होना चाहिए कि कौन सा वंश पहले आया, ठीक है। किसी को डर लग रहा है क्या सुन के? पूरा नहीं ना, इजी है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है। अभी तक पूरा बस कहानी और जो फैक्ट बता रहा हूँ उतना बस आप रिवाइज करते चलो, ठीक है। इतना हो जाने के बाद किसी एक बुक को पकड़ना और उस बुक में आप स्टिक हो जाना, ठीक है। बुक में स्टिक नहीं होना है, नोट्स में स्टिक होना है। बुक से जो एक्स्ट्रा मिले नोट में डाल देना, ठीक है। बुक में पढ़ने से पहले मेरा पीपीटी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। पीपीटी में भी बहुत अच्छा मटेरियल है, मतलब इतना बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के कोई ऐसा बुक तो नहीं बनाया होगा, ठीक है। जो भी फेमस बुक है, मैं कभी पढ़ा भी नहीं हूँ, लेकिन जितना सुना हूँ तो आप उसको पढ़ सकते हो। वो फैक्चुअल डेटा है, गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर गवर्नमेंट के साइट से डेटा है, ठीक है। ये नहीं कि मैं खुद से ही लिखा है, वो नहीं है, वो पूरा गवर्नमेंट के साइट से। एक्चुअल क्या होता है, आप छत्तीसगढ़ पढ़ने के लिए कोई गवर्नमेंट के साइट आप यूज़ नहीं करते हो, बट हम इंडियन या फिर वर्ल्ड के लिए पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे गवर्नमेंट के साइट है जो कि फैक्चुअल डेटा वहाँ पे दे के रखती है, तो वो आपका एग्जाम में कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसको आप कर सकते हो फॉलो, ठीक है। नहीं करना चाहो कोई भी बुक एक पढ़ो, इंस्टीट्यूट वाला बुक भी बढ़िया है, उसको भी आप पढ़ सकते हो, जहाँ से भी पढ़ना, लेकिन पहले आप नोट्स को रिवाइज करोगे। इतना रिवाइज हो जाने के बाद लगभग आपका 95% कवर हो जाएगा। 2-4 क्वेश्चन कहाँ से आता है किसी को नहीं पता चलता, वो क्वेश्चन हमारे सिर के भी ऊपर जाता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ लिए, रिवाइज कर लिए, तो 80 से 90% क्वेश्चन आपसे बन जाने हैं, ठीक है। चलिए और कुछ पूछना है? एनी डाउट? नो? ओके, थैंक यू।